चलो दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो क्या होता है, पहले पार्टनरशिप फर्म क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म मीन्स मिनिमम 2 persons come together and to start the business activity with a small contribution of the capital and with the oral or written agreement is also known as partnership deed as per partnership act 1932। पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है दोस्तों? पार्टनरशिप फर्म मतलब एक ऐसी फर्म जिसमें कम से कम 2 पर्सन्स एक साथ आते हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। दोनों का एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल होता है और दोनों में एक एग्रीमेंट बनता है। वो रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जाना जाता है। और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक स्पेशल एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अभी हम लोग 12th में पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनल अकाउंट मतलब कि 1 साल के बाद, जैसे कि 31 मार्च को हमारे कंपनी को, हमारी पार्टनरशिप फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन रहती है? तो हमें दिया रहता है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मतलब कंपनी जो साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस करती है उसको एक सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करके रखती है और एट द ईयर एंड, ठीक है, उस सब्सिडरी बुक को क्लोज करती है और सब्सिडरी बुक को क्लोज करने के बाद जो अमाउंट आती है उसी को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने किसी को सैलरी दिया तो कंपनी हर महीने की जो सैलरी है वो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेगी, एक सैलरी अकाउंट बनाएगी, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएगी और उस बुक में जाके उसको रिकॉर्ड करके रखेगी। जैसे कि कंपनी ने प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदा तो कंपनी प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट बनाएगी, और जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर अगर कुछ भी खरीदा होगा तो उसको प्रिंटिंग स्टेशनरी बुक में रिकॉर्ड करके रखेगी। और जैसे ही साल खत्म हो जाएगा तो वो सारे अकाउंट्स को क्लोज करेगी और उसका जो बैलेंस आएगा वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में होता है बच्चों एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट मतलब जैसे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर उसमें कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कि समझो कंपनी का कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, या कंपनी ने अपने कुछ एसेट्स खरीदे हुए, कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, या कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, या कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब कुछ लाइट बिल भरना बाकी है, या किसी का सैलरी देना बाकी है, या किसी को कुछ एडवांस में दे चुके हैं, या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में समझो कुछ कंपनी को आग लग गई तो इंश्योरेंस क्लेम किया है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये एडजस्टमेंट में दी जाती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो आपको एडजस्टमेंट भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, देन वी हैव टू प्रिपेयर। हमें फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं? हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, चलो अभी इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो आज हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तुम लोग एक स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी को समझो और फिर बाद में आप मुझे बोल देना कि सर ट्रेडिंग अकाउंट हमें याद नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अभी आप खुद को एक बिजनेसमैन समझ लो। ठीक है, एक बिजनेसमैन। ठीक है, तो आपको समझो अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो आपको पहले रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चों सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जो एक्सपेंसेस
प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, उसी एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि समझो, अगर हमें कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो हमें मार्केट में जाना होगा, हमें रॉ मटेरियल्स को खरीदना होगा, तो हमें खर्चे तो हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। समझो बच्चों, अगर जो हम लोग ने सामान को खरीदा है, परचेज किया है, उसमें से अगर कुछ सामान डिफेक्टेड निकल गया तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। तो हमारा परचेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होगा बच्चों? कम होगा। देन सेकेंड, फिर बाद में अभी परचेस तो कर लिया, लेकिन अभी हम लोग ये सब परचेस कर लिया तो हमें इसको टेम्पो में लोड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको ट्रेन में लोड करना पड़ेगा, या बाय प्लेन से ला रहे हो तो प्लेन में लोड करना पड़ेगा। कोई भी व्हीकल से अगर हम लोग ला रहे हैं तो उसको लोड करना पड़ेगा। तो उसका जो लोडिंग चार्जेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिज। क्या बोलते हैं? कैरिज। ठीक है बच्चों, चलो कैरिज तो हो गया, लेकिन कैरिज होने के बाद हमें, अगर हम लोग टेम्पो से सामान ला रहे हैं तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। अगर हम लोग बस से ला रहे हैं तो बस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग बाय प्लेन से ला रहे हैं तो प्लेन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं? फ्रेट। ठीक है बच्चों, अगर इन बाय चांस अगर हम लोग वो सामान शिप से लाते हैं तो शिप का जो चार्जेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक चार्जेस। ठीक है, देन अभी सामान निकल चुका है। ठीक है, निकलते वक्त रास्ते में हमें टोल नाका मिल गया। ठीक है, तो वहां पे भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट्राई ड्यूटी। क्या बोलते हैं? ऑक्ट्राई ड्यूटी। ठीक है बच्चों, चलो फिर बाद में सामान हमारा गोडाउन तक पहुंच गया है, फैक्ट्री तक पहुंच गया है, लेकिन फैक्ट्री का भी तो रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट्री का रेंट, वो भी हमारे लिए खर्चे बनेंगे। बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन बनने के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, चार्ज किए जाते हैं, उसी को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। चलो, फैक्ट्री रेंट हम लोग ने पेड कर दिया है। फिर बाद में हमें क्या देना पड़ेगा? उस मशीन को चलाने के लिए पावर, फ्यूल, कोल, गैस, ये सब हमें देना पड़ेगा, तभी तो वो मशीन चलेगा। ठीक है ना, तो पावर, फ्यूल, कोल, गैस ये भी तो खरीदना पड़ेगा। तो ये भी कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, अभी प्रोडक्शन तो हम खुद तो नहीं करेंगे, तो हमारे जो लेबर्स रहेंगे उनको वेजेस देना पड़ेगा, उनको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ना बच्चों, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, देन दूसरी बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं होते, प्रोडक्शन करने के लिए तो खर्चे नहीं होते। ठीक है, लेकिन इनके सिवा प्रोडक्शन भी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन होने के बाद के जो खर्चे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चों, तीन प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड होता है फाइनेंशियल चार्जेस। बच्चों, अगर इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को याद करने के लिए कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। जैसे कि बच्चों समझो, अगर आपका कोई ऑफिस है, ऑफिस होगा तो आपको ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा। अभी ऑफिस है तो इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा। आपके ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज रहेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, या अगर कोई सीए है, कोई अकाउंटेंट है तो उनको ऑडिट फीस देनी पड़ेगी। बराबर, आपका इतना बड़ा ऑफिस है भाई, टेलीफोन तो होगा तो टेलीफोन चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऑफिस में पेन, पेंसिल, रबर ये भी सारी चीजें लगेंगी, तो इनको बोलेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी। ठीक है, आपके हर पार्टी के साथ लेन देन होगा, चेक का डीलिंग होगा, या कोई लेटर भेजना होगा, लेटर रिसीव करना होगा, तो भाई पोस्टेज करना पड़ेगा, कुरियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके खर्चे कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे? तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है बच्चों, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में और दूसरा एक्सपेंस होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, हम लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया मतलब हमारा काम खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है? मार्केट में सेल करना पड़ता है। तो सेल तो ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर पैकिंग करना पड़ेगा, तो पैकिंग चार्जेस होते हैं।
अगर हमारा प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो फुकट में तो नहीं बेचेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी प्रोडक्ट हमारे मार्केट में ज़्यादा बिकने के लिए हमें डिस्काउंट अलाउड भी करने पड़ेंगे। ठीक है, या कभी कभी हमें कभी कभी नहीं, हमेशा ही एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं सामान लेके जाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, तो ये हमारा बैड डेब्ट हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस भी कहाँ पे लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो ना ऑफिस से रिलेटेड होते हैं ना सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है, जैसे कि बैंक, अगर इतना बड़ा तुम्हारा कंपनी है तो तुम्हारा बैंक में अकाउंट रहेगा यार। ठीक है, तो बैंक में अकाउंट है तो तुम्हें बैंक चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपने चेकबुक लिया है, एटीएम कार्ड लिया है, बहुत सारी बैंक तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसको फोकट का थोड़ी करेगी। ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? बैंक चार्जेस देना पड़ेगा। देन अगर आपने कंपनी को चलाने के लिए कोई लोन लिया है तो लोन तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, कर्जा बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, देन अगर समझो आप अपने पार्टनर्स को आप क्या दे रहे हो? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन कंपनी के लिए वो क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। अभी आपको जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्जेस ये नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल चार्जेस। ये 3 टाइप के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अभी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं बच्चों, ये जो डेबिट में लिखा है उसी को क्रेडिट में लिखना है जब वो इनकम बन जाती है। इनकम कब बनेगी? जब उसके बाजू में रिसीव्ड वर्ड लगेगा। जैसे कि हो सकता है हमारा खुद का रूम है, ठीक है, तो हम लोग ने रेंट पे दिया है तो रेंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें हमें कुछ कमीशन रिसीव्ड हो रहा है या हमें डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है या डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड वर्ड लग गया ना बच्चों, तो समझ जाने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाला है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डिस्कस हो गया अच्छी तरह से। चाहो तो इसको लिख लो। ठीक है, बहुत तुम लोग को अच्छी तरह से हेल्प करेगा फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए। अच्छे से ध्यान देना इसको। ठीक है, देन अभी बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जैसे कि डेबिट में हम लोग ने क्या लिखा? परचेस लिखा, तो सेल्स कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेस रिटर्न को हम लोग ने क्या किया? परचेस में से माइनस किया, वैसे ही सेल्स रिटर्न को सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और बच्चों और एक बहुत अच्छी ट्रिक तुम लोग को बताता हूँ, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थीफ्ट, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय स्टोलन, बराबर, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, या गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो ये गुड्स वर्ड जो है ना, ये हमेशा कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? चलो अच्छा बताइए, अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिखना है लिख लो। ठीक है, लेकिन याद जरूर करना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि पार्टनर का कैपिटल है तो पार्टनर के कैपिटल को हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर को कंपनी ने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा तो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए इनकम बनेगी तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी। अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि पार्टनर को सैलरी देना है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगी। जो जो इनकम जो पार्टनर्स के लिए इनकम बन रही है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। कंपनी ने डिसाइड किया है कि पार्टनर को कमीशन देना है तो वो कमीशन भी उनके लिए क्या बनेगी? इनकम बनेगी। हाँ, अगर लेकिन पार्टनर ने कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो डेबिट बनेगा, जैसे कि ड्राइंग। ठीक है, मतलब उसका कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ड्राइंग मतलब क्या होता है? पार्टनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालते हैं या कुछ गुड्स विड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में। ठीक है, देन फिर बाद में कंपनी को नेट प्रॉफिट मिला होगा तो नेट प्रॉफिट भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, देन फिर बाद में लास्ट में बात करेंगे बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देना अच्छे से। मुझे नहीं लगता तुम लोग को फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट लगना चाहिए इसके बाद भी। ठीक है, देन
बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, दो साइड बनती है बच्चों, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब बच्चों कंपनी कुछ ना कुछ तो कर्जा तो लेगी, विदाउट कर्जे तो बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, तो कर्जा लेके बिजनेस चलाया जाता है, जैसे कि कंपनी ने समझो अगर कुछ लोन लिया है तो लाइबिलिटी बन गई। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब समझते हो ना, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक जो होती है वो करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि वो अपने अमाउंट जितना मौजूदा अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकती है। लेकिन जब तक वो पेड नहीं करती तब तक वो लाइबिलिटी बन के रहेगी उसके लिए, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या बनेगा, लाइबिलिटी। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करना बाकी है या किसी का सैलरी देना बाकी है, नहीं दिया है अभी तक तो देंगे ना इन फ्यूचर, तो ये लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, बिल्स पेबल, जैसे कि हम लोगों ने कोई कंपनी या कोई पार्टी के पास से गुड्स खरीदे उधारी पे, ठीक है, तो उनके साथ हम लोगों ने बिल बना के रखा हुआ है, तो ये बिल्स पेबल है। ठीक है, और क्रेडिटर मतलब हमारे सप्लायर्स जिन्होंने हमें गुड्स क्या किए, सप्लाई किए हैं उधारी बेसिस पे। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे, तो उन लोग हम वो हमारे कौन बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देन फिर बाद में एसेट साइड में, एसेट साइड में तो बच्चों बहुत इजी है, प्रॉपर्टी लिखी जाती है, कंपनी के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एसेट साइड में रिकॉर्ड होगी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर्स है, मोटर कार हो सकती है, लूज टूल्स हो सकते हैं, प्रीमाइसेस हो सकते हैं, प्रीमाइसेस देन लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो सकते हैं, या लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, गुडविल हो सकता है, पैटेंट्स हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कुछ टेंजिबल एसेट, कुछ इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, सन्ड्री डेटर्स हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना, इसको समझ के लिख लेना। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, और उसको याद करना। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक भी एडजस्टमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, सर कौन सी एडजस्ट, कौन सी ऐसी ट्रिक है? देखो बच्चों, मैं जो इंपॉर्टेंट नोट लिख के दे रहा हूँ, अगर आप इसको याद करते हो या अगर आप इसको समझ के चलते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एडजस्टमेंट याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चल सिर्फ सिखाते जाऊँगा। ठीक है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन विल बी लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। बच्चों कभी भी ध्यान में रखना, डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट में से लेस किया जाता है, फिक्स्ड एसेट में से लेस किया जाता है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और या तो इनकम विल बी एड टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, या तो इनकम। अगर हमें आउटस्टैंडिंग बोला होगा, आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ पेड करना बाकी है, कुछ रिसीव करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा क्या होगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में या उस पर्टिकुलर इनकम में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन उसका ही उल्टा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, एडवांस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, एडवांस भी बोल सकते हैं, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। ठीक है, वो प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है या प्री रिसीव किया जाता है। देन परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, वो परचेस में से हमेशा लेस होगा। देन सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है और उसको सेल्स में से लेस करते हैं। वेजेस एंड सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बच्चों, बहुत सारे बच्चे लोग इसी की वजह से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो उसके साथ कुछ भी जोड़ा होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, फिर बाद में बात आती है सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस अगर बोला होगा तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाती है, तो उसके साथ कुछ भी जोड़ा होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। देन कैरिज या कैरिज इनवर्ड, कैरिज का ही नाम है कैरिज इनवर्ड, वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 कहता है कैरिज आउटवर्ड, जैसे कि कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा था, वैसे ही कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। प्रोविडेंट फंड, अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड बोला है तो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बोला है तो कंपनी के लिए एक्सपेंस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बच्चों इन्वेस्टमेंट तो एसेट में ही जाती है, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में जाएगी। और एनी रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व दिया हो, जैसे कि कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो, ठीक है, वो हमेशा लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। देन
कभी कभी क्या होता है बच्चों, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। समझो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं, डरना नहीं बच्चों, ठीक है, उसको डायरेक्टली क्या कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक पे, एडजस्टमेंट फॉर्मूला। अगर आपको बच्चों ये समझ में आ गया तो आपको एक भी एडजस्टमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। मेरा फॉर्मूला बोलता है डेबिट साइड अगर कम होता है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में ही जाता है, क्रेडिट साइड कम होता है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में ही जाता है। जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिख के दिया हुआ है, जब डेबिट साइड कम होगा तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा, जब क्रेडिट साइड कम होगा तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। थर्ड, जब डेबिट साइड बढ़ेगा, जब डेबिट साइड बढ़ेगा तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, और जब क्रेडिट बढ़ेगा तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा। यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, जब डेबिट साइड बढ़ेगा तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, और जब क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों फाइनल अकाउंट, आपको एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसको अच्छे से लिख लेना। हम लोग गवर्नमेंट बुक्स में से सारे क्वेश्चंस क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो लेक्चर को अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से देखना, ठीक है, और कमेंट करते रहना, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।